अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। आज हम अपने प्रोग्राम में जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो कुछ इस तरह है कि वजीर आजम आज ही पेश हो गए अदालत में, खुद गाड़ी चलाकर पहुंचे वहां पर और अदालत के सामने अपने इज्जो इनकसार का इजहार भी कर दिया। और इसके साथ साथ सियासी जमातों में बादशाहते ख़त्म करने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट सरगर्म होती हुई नजर आ रही है कि एक पिटीशन पर नोटिस जारी कर दिए गए हैं। जनरल परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान आमद को मुअख्खर कर दिया है और अब नई तारीख वो नामालूम कब देंगे, आएंगी भी या नहीं आएंगे, इस पर भी बात करेंगे। और मंसूर एजाज भी पाकिस्तान नहीं आ पा रहे। इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मुजीबुर रहमान शामी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आखिरकार वजीर आजम सर अदालत में तो चले गए, खुद गाड़ी चला के बड़े इज्जो इनकसार का इजहार किया, मामला खत्म समझे? अब नहीं, ख़त्म तो नहीं समझे, लेकिन उस तरह नहीं हुआ जिस तरह हमारे बहुत से दोस्त चाह रहे थे। वो गालिब के उड़ेंगे पुरजे, वो ना थी खबर गर्म के गालिब के उड़ेंगे पुरजे। देखने हम भी गए थे, पे तमाशा ना हुआ। हमारे कई एंकर तो ये चाह रहे थे कि बस वज़ीर आज़म जाएंगे वहाँ और एकदम उनको सजा होगी, डिसक्वालीफाई होंगे और नए वज़ीर आज़म की ढूंढिया पड़ जाएगी और मामला ज़ेरो ज़बर हो जाएगा। लेकिन इत्तेजाज साहब का क्या किरदार है? वो भी तो कुछ मशकूक हो गए हैं ना सर। देखिए, एतजाज़ अहसन को जब वज़ीर आज़म ने अपना वकील मुकर्रर किया तो उसी से मालूम हो गया था कि अब अदालत में खैर ही होगी। लेकिन एतजाज अहसन खुद भी तो, उनका अपना करैक्टर भी तो मशकूक हो गया ना। करैक्टर, देखिए बात, करैक्टर का लफ्ज़ हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, मतलब उनका रोल जी। देखिए, एतजाज अहसन जो हैं वो बड़े अच्छे वकील हैं और बड़े सुलझे हुए आदमी हैं, शाइस्तगी से बात करते हैं और अदलिया बहाली तहरीक में तो उनका एक लीडिंग रोल है। और वो मुसलसल ये कहते चले आ रहे हैं वज़ीर आज़म से भी और अपनी पार्टी के लोगों से कि भाई अदालतों से महाजराई ठीक नहीं होती। तो जब उन्हें वकील मुकर्रर किया गया या उन्होंने वकालत कबूल कर ली उनकी, तो उससे मालूम हुआ कि अब वहाँ अमन और शांति की बात होगी और अदालत के अंदर कोई बाजार गर्म नहीं होगा। लेकिन आज अदालत के बाहर जो कुछ हो रहा था शाम साहब, वो जो वकील नारों का तबादला, वो तो वकील हजरात जो है कई, देखिए ये हमारे वकील जो है मुख्तलिफ पार्टियों से उनका ताल्लुक़ है। एतजाज़ साहब के मुखालिफ भी हैं, पीपल्स पार्टी के मुखालिफ भी हैं, तो उन्होंने आके नारे लगाने शुरू कर दिए। हालांकि कोई ऐसी बात वहाँ होती नहीं, पीपल्स पार्टी के वर्कर भी वहाँ उस तरह जमा नहीं थे, अगरचे कुछ ना कुछ थे, लेकिन नाराबाजी नहीं हो रही थी। तो ये कोई अच्छी बात नहीं हुई। ये जो वकील हजरात हैं इनको ये समझना चाहिए कि अगर इनका दूसरा ग्रुप आ गया और उसने नारे लगाने शुरू कर दिए तो फिर क्या होगा। अदालतों में इस तरह की नाराबाजी नहीं होनी चाहिए, इससे झगड़ा बढ़ता है। और एक वकील जो है उसके खिलाफ नारे लगा रहे हैं कि उसने एक मुकदमा कबूल कर लिया एक फरीक का। तो देखिए, एतजाज़ अहसन साहब के बार बार हमारे टेलीविजन वाले दिखाते रहे उनके पहला ख्यालात क्या थे, अब क्या है। हालांकि जो पहले ख्यालात थे उन्होंने कहते अगर अदालत ने ये हुक्म दिया तो फिर मानना पड़ेगा। अब वो 248 सदर को इस्तिस्ना हासिल है नहीं हासिल है, ये बहस रहेगी। अब वकीलों को भी चाहिए कि जब वो सियासी बयानात देते हैं तो ज़रा एहतियात से बात किया करें। बड़ी दिलचस्प बात मैं आपको बताऊं, SM जफ़र साहब, एक अमानुल्लाह साहब हमारे तहरीक कश्मीर के लीडर हैं और वो थर्ड ऑप्शन आज़ाद कश्मीर बनाना चाहते हैं, कश्मीर को पाकिस्तान और हिंदुस्तान से अलग करके। तो वो गिरफ्तार हो गए बेल्जियम में। तो उनके वकील थे SM जफ़र, जब वो पहुंचे उनकी वकालत करने के लिए तो किसी ने उनसे पूछा कि जी आप थर्ड ऑप्शन के बारे में क्या बात करते हैं। उनका मैं तो इसके सब खिलाफ हूं, कश्मीर को तो पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए। तो उनके हामी बड़े जनाब सर हो गए सीखपा, उन्होंने बड़ी शिकायत की कि जनाब ये आपका वकील जो है हमारे मौक़िफ़ के खिलाफ बयान दे रहा है। तो जफर साहब ने कहा भाई मैं आपका वकील हूं अदालत के अंदर, बाहर मैं आपका वकील नहीं हूं। ठीक है, गोया एतजाज अहसन साहब को हमें इन दो मुख्तलिफ हैसियतों में एतजाज अहसन साहब जरा पहले ही अगर एहतियात कर ले। देखिए, किसी वकील को पता नहीं होता कि उसे कौन सा मौक़िफ़ इख्तियार करना पड़ जाए अदालत में जाकर। अच्छा शामी साहब, जो हुकूमत थी वो अवॉइड कर रही थी कि 248 का मामला जो है, जो सदर के इस्तिस्ना का मामला है, वो अदालत में ना जाए। लेकिन तौहीन अदालत के जरिए हम देख रहे हैं कि आज एतजाज अहसन भी वही डिस्कस कर रहे थे और गालिबन फ्यूचर में भी वही डिस्कस कर रहे थे। देखिए, बात यह है कि हुकूमत जितना इसको खींच सकती थी उसने खींच लिया, मामले को लटकाया। लेकिन 2 साल तो गुजर गए ना। अब ये जो फैसला, ये 17 रुकनी बेंच ने NRO के खिलाफ फैसला दिया था, ठीक है। अब जब उसकी रिवीजन फाइल की इन्होंने, नजरसानी की अपील, तो नजरसानी की अपील भी 17 ही जजों को सुननी थी।
क्योंकि ये तो हो नहीं सकता कि 17 जजों का फैसला 15 जज सुन ले। अब वो उसके कुछ रामदे साहब फारिग हो गए वहां से, एक दूसरे जज साहब फारिग हो गए, अब 15 रुकनी बेंच हो गया। अब वो बेंच में फिर जजों की तकर्री के ऊपर एक बहस शुरू हो गई, तो 17 होते होते ताखीर हो गई, तो नजर सानी की दरखास्त की समाअत नहीं हुई, और जब वो शुरू हुई फिर उसको उन्होंने डिसमिस किया। फिर इंप्लीमेंटेशन के लिए एक बेंच बनाया 5 रुकनी सुप्रीम कोर्ट ने कि ये तो ऐसे मानेंगे नहीं। उस बेंच ने फिर 6 ऑप्शंस रखी, हम पिछली दफा डिस्कस कर चुके। अब वो होते होते अब ये हुआ है कि हुकूमत को जितना वक्त मिलना था वो मिल गया, और उससे मेरा ख्याल उसे खुश होना चाहिए, क्योंकि पहले बाबर अवान साहब ने अपना जरा तनतना दबदबा कायम किया, और अब जनाब इत्तेदाद एहसन साहब का कानून आ गया, तो हुकूमत तो खुश होगी कि हमने 2 साल गुजार लिए। और अब बहुत से लोग हमारे कहते हैं कि ये टाइम बार हो जाएगा स्विट्जरलैंड में। अच्छा, हाँ, यानी अगर आप खत लिख भी देंगे तो वक्त इतना गुजर चुका होगा कि वो खुलेगा ही नहीं केस। अच्छा जी शम्स, मैंने कंफर्म नहीं किया इसको, लेकिन कई वकीलों का ये कहना है, कई इससे मुत्तफिक नहीं है। अच्छा, दूसरी कहती है सेनेट का इलेक्शन। अब सेनेट के इलेक्शन के पिस्सू पड़े हुए लोगों को वो कहते हैं तो इलेक्शन करा गुजरेंगे। हमारे शेख रशीद साहब और कई दूसरे हमारे जो अखबार नवीस हैं वो जनाब चीख रहे चला रहे हो ये क्या हो गया, ये तो सेनेट का इलेक्शन करा लेंगे, ये फौरी फैसला क्यों नहीं हुआ, आज तो टाइम मिल गया, 1 फरवरी को तारीख होगी। देखिए, अदालतों में वक्त लगता है, वो कहते हैं खुदा के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। उसी तरह जो आज़ाद अदलिया है उसके यहाँ देर तो होगी लेकिन अंधेर नहीं होगा। अच्छा शम्स साहब, आज बहुत से वकला जो थे वो 248 के हवाले से एक बात कर रहे थे, टेलीविजन पर भी मैंने देखा। वो वकला ये कह रहे थे कि हमारे कानून में दस्तूर चूंकि इस्लामी है, इन प्रिंसिपल ये शिक होनी नहीं चाहिए, और ये भी सवाल उठेगा अदालत में। फिर तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भी नहीं होनी चाहिए। अच्छा। जजों के मामला भी आम अदालतों में तय होने चाहिए, फिर बैंकिंग कोर्ट भी नहीं होनी चाहिए, फिर एंटी टेररिस्ट कोर्ट भी नहीं होनी चाहिए। मैंने पहले भी एक दफा अर्ज किया था कि सदर की अदालत जो है वो हमारी पार्लियामेंट है। देखिए, इंडिया में जजों के खिलाफ जो कार्रवाई होती है वो पार्लियामेंट करती है, और पार्लियामेंट सदर के खिलाफ मूव हो सकती है। नहीं, मैं आपको अर्ज कर रहा हूं, आप पहले पार्लियामेंट में किसी कार्रवाई करके आप जज को निकाल सकते हैं। हमारे यहां जब ओरिजिनल दस्तूर बन रहा था तो ये क्लॉज रखी गई थी, लेकिन जजों ने इस पे एहतजाज किया और फिर इस पे वही सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल आ गई। तो जजों के खिलाफ कार्रवाई करती है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब जब कानून की नजर में बराबर हैं, तो मतलब ये नहीं है कि सब सिविल कोर्ट की या सेशन जज की अदालत में जाएंगे। अलग अलग अदालत भी हो सकती है। तो सदर अगर किसी को कत्ल कर दे, सदर अगर जब कत्ल करेगा, अबू हनीफा से किसी ने पूछा कि भाई अगर ऐसा हो जाए तो फिर क्या होगा, उन्होंने कहा ऐसा हुआ है, उन्होंने कहा नहीं, जब होगा तो देखी जाएगी। आज तक तो सदर ने को कत्ल किया नहीं, अगर कर देगा तो फिर उस पर मुकदमा दर्ज करवा लेंगे। अच्छा शम्स साहब, ये जो वजीर आजम की आज हाजिरी थी अदालत में जो उन्होंने भरी, इसको तशबीह दी जा रही है नवाज शरीफ की हाजिरी से, जो नवाज शरीफ ने गालिबन 97 में भरी थी। ये नहीं, 96 था। अच्छा, नवंबर मेरा ख्याल 17 नवंबर 1996 था जब उनको तलब किया गया जस्टिस सजाद अली शाह ने, और वो वहां गए और हाजिरी लगाई, दिन भर बैठे रहे, बयान भी दिया, अफसोस का इजहार किया। वो एक बयान के ऊपर मसला था, मगर माफी नहीं मांगी उन्होंने, यानी लफ्ज मुआफी इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि उस वक्त मुस्लिम लीग नून के जो थे जियाले वो भी कह रहे थे माफी क्यों मांगे। यानी जिस किस्म का आज बयान यूसुफ रजा गिलानी ने दिया, इसी किस्म का कुछ बयान। हाँ, इन्होंने तब दफा दिया, अब उन्होंने अफसोस का इजहार किया। अब उन्होंने कहा जी अब मुझे हाजिरी से मुस्तस्ना कर दिया, उनका नहीं, आप तो आए। फिर वो 18 को भी गए, फिर कहा जनाब कल वो अमेरिकी वजीर खारजा आ रही है, उनको कोई बात नहीं। अच्छा, आप बस कैबिनेट मीटिंग करके 11 बजे पहुंच जाए। तो वो क्या, उस दिन वो जो फिर अमेरिकी वजीर खारजा थी मैडलिन एल्ब्राइट, उसकी जनाब अपॉइंटमेंट जो थी वो मौखर करनी पड़ी। शम्स साहब, एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद गुफ्तगू यहीं से आगे बढ़ाते हैं, और हमारा फोन नंबर नोट कर लीजिए 042363680102 पर आप कॉल कर सकते हैं और आपके सवाल प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। देखते रहिए।
नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। आज की वज़ीर आज़म की पेशी के हवाले से बात हो रही है और नवाज शरीफ का जिक्र भी हो रहा है। नवाज शरीफ साहब को ये 17 को बुलाया, 18 को बुलाया तो उन्हें गुस्सा आ गया, फिर उन्होंने स्ट्रॉन्ग कर दिया। 19 को बुलाया, बड़ी लंबी कहानी है वो, मुकदमा चला। फिर 28 तारीख को ये वाक़या हुआ कि जो लोग आए, क्योंकि वो एक बड़ी लंबी, किसी दिन तफसील से बयान करेंगे सजाद अली शाह साहब के दरमियान और उनके दरमियान कैसी कशमकश शुरू हुई। बल्कि एक बड़ा दिलचस्प बात मैं बताऊँ, वो जो बेंच था 5 रुकनी, अब वज़ीर आज़म को ये पता, वज़ीर आज़म का ये था उस वक्त उन्हें 2/3 अक्सरियत हासिल थी, कौमी असम्बली में भी और सेनेट में भी, और जो मौजूदा वज़ीर आज़म के पास नहीं है, वो तो अपनी सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं है, कोलिशन है। और वो जो वज़ीर आज़म जो थे उन्होंने सोचा कि ये तो मुझे सज़ा दे देंगे, तो जब सज़ा देंगे तो फिर कैसे बचा जाए। तो एक बिल मंजूर किया कौमी असम्बली ने और सेनेट ने कि तौहीन अदालत के केस में अगर कोई बेंच सज़ा दे दे किसी को 3 रुकनी या 5 रुकनी, तो उसके खिलाफ अपील होगी जो फुल कोर्ट सुनेगी। अच्छा। और जो ही वो अपील जो दायर की जाएगी वो सज़ा मुअत्तल हो जाएगी। अच्छा, यानी नवाज शरीफ ने पेशबंदी ये की कि ये सज़ा देंगे, हम इनकी अपील कर देंगे। और सजाद अली शाह साहब के साथ जज नहीं थे सुप्रीम कोर्ट के, उनकी मेजॉरिटी उनके खिलाफ थी, तो जब वो अपील में जाएगी तो जान बच जाएगी। अब सजाद अली शाह साहब ने कहा ये क्या हुआ, उन्होंने एक पिटीशन करा ली, यानी एक शहजाद जहांगीर साहब बैरिस्टर थे मरहूम, वो इसके अंदर अदालती मुआवन थे इस तौहीन अदालत के, उन्होंने एक यानी पिटीशन दायर कर दी कि सदर को रोक दिया जाए कि वो इस बिल की मंजूरी ना दे। अच्छा। वो जो बिल जो कौमी असम्बली और सेनेट ने पास कर लिया, सदर के पास दस्तखतों के लिए गया, तो सदर तो पहले ही लगारी साहब थे, फारूक लगारी साहब, वो कोई ना कोई बहाना कर रहे थे। तो अदालत ने हुक्म जारी किया कि सदर इस बिल के ऊपर दस्तखत ना करें और उन्हें फाइल रोक ली। अच्छा। तो बड़ी एक दिलचस्प कहानी है। वैसे इससे खतरनाक बात यह भी कि प्रेसिडेंस मौजूद है कि सदर को कोई हुक्म दिया जा सकता। हाँ, सदर नहीं, सदर को, हाँ, तो सदर को हुक्म मानने पे तैयार बैठा हो तो फिर वो कोई भी दिया जा सकता है। अच्छा, अब आप सुनिए, मगर एक चीज मैं आपको बताऊं, ये भी एक ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको दे रहा हूं, बड़े तबसरे हुए हैं लेकिन इस तरफ तवज्जो किसी नहीं की। मैं समझता हूं ये जो मैंने जितने पढ़े हैं ना केसेस तौहीन अदालत के, किसी वजीर आजम के खिलाफ ये पहला मुकदमा है जो हुक्म अदूली की बुनियाद पर कायम हो रहा है। अच्छा, यानी इससे पहले कोई ऐसा मुकदमा नहीं? पहले कोई मुकदमा नहीं है जो हुक्म अदूली की बुनियाद पे कायम हो रहा। ये तो हुआ कि वजीर आज़म भुट्टो साहब थे, उन्होंने वो वली खान साहब का मुकदमा था उस पर एक बयान दे दिया, ठीक है, जिसे तौहीन अदालत की दरखास्त दे दी चौधरी ज़हुरुल्लाह ने। उन्होंने कहा सॉरी जनाब, मेरा मतलब ये नहीं था, अदालत ने कबूल कर ली। वली खान साहब ने कहा, बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, जब अदालत ने नोटिस लिया, दरखास्त वहां गई, उन्होंने कहा जनाब मेरा मतलब नहीं था, मुझे माफ किया जाए, उन्होंने माफ कर दिया। लेकिन आज तक मैंने इंडिया के केसेस भी देखे, पाकिस्तान के भी देखे और बहुत से मुल्कों के भी देखे, ऐसा नहीं हुआ कि किसी वजीर आजम पर या सदर पर यह कंटेम्प्ट लगी हो कि आपने हमारा फला हुक्म तस्लीम क्यों नहीं किया। अच्छा, तो ये वजीर आजम, ये पाकिस्तान के हमारे जो वजीर आजम है, इनका नाम वो क्या है ना, रिकॉर्ड की गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड, उसमें दर्ज हो सकता है, क्योंकि ये पहले वजीर आजम हैं या पहले चीफ एग्जीक्यूटिव हैं जी, जिन पर ये इल्जाम है कि आपने हमारा हुक्म क्यों नहीं माना। शामिर साहब, इससे एक और बात भी नहीं कि बाकी वज़राए आज़म में ये जुर्रत रिंदाना है ही नहीं है कि अदालत का इनकार कर, ऐसा हुआ ही नहीं जी कि कोई, देखिए अदालत का हुक्म है, कोई फरीक किसी मुकदमे में होता है, किसी सेक्रेटरी के ने नहीं माना, डिप्टी कमिश्नर ने नहीं माना, कमिश्नर ने नहीं माना, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसको सजा देगी, उसके खिलाफ नोटिस हो जाएगा। कभी चीफ एग्जीक्यूटिव या वजीर आजम को कोई हुक्म दिया गया हो और उसने तस्लीम ना किया हो, उस पर अमल ना किया हो, यानी ये बहुत रेयर है। इसलिए ये भी हमारा पाकिस्तान जो है उसमें एक रिकॉर्ड कायम हुआ। अच्छा, वैसे शामिर साहब, हम अपने तनाजुर में इसको क्या कहें, वजीर आजम की वाकई हुक्म अदूली या वजीर आजम की बेपरवाही या जुडिशल एक्टिविज्म कुछ ज्यादा है? नहीं, देखिए हमारे जो, क्योंकि हमारे यहाँ सेटल्ड नहीं है मामला, जो मार्शल रहे हैं बार बार, उनकी वजह से ये सारी उलझने पैदा हुई हैं। अगर मामला आम अदालतों में चल रहे हों, ना कहीं एनआरओ हो, ना कोई बाहर जाए मुल्क से,
ना उसको वापस आने में तकलीफ महसूस हो, ना उसकी एनआरओ की जरूरत है। देखिए ना, बेनजीर भुट्टो जब बाहर चली गई तो वो चाहती थी पाकिस्तान वापस आए, तो कुछ डील कर ली उन्होंने परवेज मुशर्रफ साहब से। और जब नवाज शरीफ साहब को पकड़ लिया गया एक तैयारा केस बना के और उन्होंने बाहर जाना था, तो उसलिए मतलब वो अपनी जान छुड़ा के बाहर गए। तो अब ये इस तरह के वाकयात जमहूरी तर्ज हुकूमत में भी नहीं हो सकते और आमरीयत में भी नहीं होते अगर सेटल्ड हो। यहां पाकिस्तान में क्योंकि कोई निज़ाम नहीं रहा, जब किसी फौजी जनरल ने चाहा मुल्क पे कब्जा कर लिया, उलझने पैदा कर दी, मिसाइल पैदा कर दिए, तो ये नतीजे में ये सारी चीजें हुई। अच्छा शामी साहब, आजकल सारी की सारी सरगर्मियां जो हैं वो अदालत में ही हैं और सियासी जमातों के हवाले से भी हमने बात करनी कि सियासी जमातों के हवाले से जो अदालत ने नोटिस जारी किए हैं। लेकिन ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं 0423636802 पर आप कॉल कर सकते हैं ताकि आपके सवाल हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने। हमें आपकी कॉल्स का इंतजार है। देखते रहिए नुक्ता नज़र। नजर में एक बार फिर खुश आमदीद। शाम साहब, मैं वो बात तो हो रही थी सियासी जमातों वाली, लेकिन वो एक नुक्ता छोटा सा रह गया कि नवाज शरीफ ने आखिर बयान कहाँ दिया था और क्या दिया था अदालत में। देखिए, ये एक तरमीम हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे 14वीं तरमीम कहते हैं। ठीक है। ये पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग इकट्ठी मिलकर की थी उन्होंने। वो तरमीम ये थी कि फ्लोर क्रॉसिंग नहीं हो सकेगी। ठीक है। जो MNA या MPA अपनी पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी से मिलेगा या उसको वोट देगा, उसकी रुकनीत खत्म हो जाएगी। लोटाइज्म खत्म जी। अब जो हमारे चीफ जस्टिस थे ना सज्जाद अली शाह, वो 2 जजों के साथ बैठते थे आमतौर पर, जो उनके और जो सीनियर तरीन जज थे उनको किसी को कोयटे भेज दिया, किसी को लाहौर भेज दिया, किसी को पेशावर भेज दिया, और 2 जूनियर जजों के साथ मिलके, जैसे वो अजीज मियां नहीं करते थे कवाली, तो उसी तरह वो करते थे। और अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने तरमीम वो अपना मुअत्तल कर दी। अच्छा, दस्तूर पे तरमीम? कहा कच्ची पेशी, एक ही पेशी में नोटिस दिए बगैर। यह भी दुनिया की तारीख का एक अनोखा वाकया है। देखिए, पाकिस्तान ने माशाल्लाह कई अनोखे वाकये क्रिएट किए हैं। यानी इस तरह का एनआरओ कहीं नहीं होगा, इस तरह के हालात कहीं नहीं होंगे, इस तरह के सियासतदान कहीं नहीं होंगे, इस तरह की फौजी लीडरशिप कहीं नहीं होगी। वाह। और फिर नतीजे में फिर हमारी अदालतें भी, जाहिर है फिर हमारी अदालतें। तो अब हुआ क्या कि जब वो निकले असेंबली से बाहर, अखबार नवीसों ने घेर लिया। उन्होंने कहा जी तो सस्पेंड हो गई है ये आपकी तरमीम। नवाज शरीफ साहब को ताव है, उन्होंने कहा ये हमने इतनी मुश्किल से लोटाइज्म को रोका है और ये चीफ जस्टिस साहब इसको फरोग देना चाहते हैं। अच्छा। बस उसके खिलाफ हमारे ये जो इकराम चौधरी साहब हैं, सुप्रीम कोर्ट बार के आज भी माशाल्लाह लीडर हैं, ये एडिशनल सेक्रेटरी थे, इन्होंने वो तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी या उनसे दायर करवा ली, तो बहरहाल दायर हो गई। अब चल तो चल। अब वो था एक बयान। ठीक है। अब उनमें बड़ी एक दिलचस्प बहस है। ये SM जफर साहब उनके वकील थे, और ये बहस, अब उन्होंने कहा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, ये प्रेस टॉक थी। ठीक है। देखिए कानून कैसे वो करता है। तो जब बाद में अजमल मियां ने फैसला लिखा है तो उसमें उन्होंने बात मानी। प्रेस कॉन्फ्रेंस वो होती है जो आप एक खास मकसद के लिए लोगों को बुलाते हैं। बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब है वहां जो बात आप कहेंगे वो इंटेंशनल है, सोच समझ के कहेंगे। और प्रेस टॉक ये होगी कि आपको घेर लिया और आपने रवा रवी में एक बात कर दी। अच्छा। उन्होंने कहा जी जो इन्होंने ये बात कही ये रवा रवी में कह दी, एक जज्बात में। ये कोई इरादा नहीं था कोई तौहीन करने का, खुदा ना खास्ता। और फिर इसमें भी उन्होंने नवाज शरीफ साहब ने माफी का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया था, अफसोस का इजहार किया था। अच्छा। क्योंकि उन्होंने कहा अगर माफी मांग ली और उन्होंने ना दी, सजा तो फिर भी दे सकते, फिर क्या होगा। तो अफसोस का इजहार किया और मुकदमा अभी जारी था, उसकी समाअत हो रही थी, पेशियां पड़ रही थी कि वो फिर लोग जो थे इकट्ठे होके आ गए और अदालत के कमरे में, जिसे लोग कहते हैं कि हमला हुआ या मुजाहरा हुआ, कुछ भी हुआ, जज वहां से भाग गए। मुख्तसर इस मामले में कहीं ऐसा तो नहीं नजर आ रहा? नहीं आप देखिए, अब तो बड़ी हालात बहुत मुख्तलिफ हैं। जजों ने जिस तरीके से उनसे डील किया है, जिस तरह उन्होंने आके बयान दिया है, ये कुछ बेचारे हमारे पुरजोश वकील तो देखने में आए, उनको भी जोश को नारे वारे लगा के बस। असल में क्या प्रॉब्लम क्या है, हमारे जो एंकर्स हैं ना, हम कहते हैं उनको रेटिंग की वजह से खराबी हो गई है। क्योंकि अगर जरा लड़ेंगे झगड़ेंगे तो रेटिंग ज्यादा हो जाएगी। ये जो वकील है ना, इनका मसला क्या है, इनका मसला अदालतें हैं।
क्योंकि इनकी रेटिंग वहां बढ़ जाती है। अगर नारे वारे लगे, नारे वाले वो समझते हैं कि अदालतें खुश होंगी तो लोग जो है हमारी तरफ बड़ी फीसें लेके आएंगे। अच्छा, क्योंकि जब जिसके जो अदालतों का ज्यादा कुर्बत का, मैं ये नहीं कहता खुदा ना खास्ता अदालतें ऐसा करती हैं, लोग अपने शौक में ऐसा करते लेकिन हैं। अंजाम बाबर अवान जैसा होगा फिर। नहीं, हाँ, इससे डरना चाहिए जी श्याम साहब, वो जो सियासी जमातों वाली बात चल रही है, आज कई अखबारात ने लीड भी लगाई है कि सियासी जमातों में इंतखाबात होने चाहिए और इस मामले को भी अदालत ने उठा लिया। क्या ये अदालत के एम्बिट में आने वाला मामला है? देखिए, ये 18वीं तरमीम जो है जी, उसके जरिए इसको खत्म कर दिया गया, वगरना ये दस्तूर का हिस्सा थी, और कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट के तहत मामला होगा। अब ये अब कैसे अदालतें इसके अंदर इलेक्शन कराएंगी, क्योंकि हर पार्टी कहती है हमने तो इलेक्शन करा लिए। आपको ये बड़ी दिलचस्प बात मालूम होगी कि बहुत कम सियासी जमातें ऐसी हैं जिनके मेंबर्स का बाकायदा रिकॉर्ड मौजूद है। अच्छा, यानी किसी जमात की कितनी मेंबरशिप है, उसका रिकॉर्ड क्या है। बाज़ जमातें तो बहुत बड़ी हैं उनका, ठीक है ना, जी, तो होना चाहिए ना छपा हुआ। ठीक है, होना यह चाहिए कि किसी जमात के जो मेंबर्स हैं उनका बाकायदा रजिस्टर तैयार हो जो इलेक्शन कमीशन को दिया जाए। ठीक है, फिर कॉन्स्टिट्यूशन हो, उस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इलेक्शन हो उसके अंदर, और और निगरानी करे इलेक्शन कमीशन उसकी, या उसका कोई मुकर्रर कर रहा आदमी। ऐसा कोई एहतमाम नहीं है यहां, तो बस उनकी काउंसिलें या खुद ब खुद बन जाती हैं, हर काम नॉमिनेटेड और बिला मुकाबला इलेक्शन। अगर ये पार्टियां इस तरह इंतखाबात कराएं जी, जिस तरह ऑल इंडिया कांग्रेस में होते थे, जिस तरह ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में होते थे, कायद आजम ने क़यादत की है बड़े अरसे तक, लेकिन इलेक्शन होता था, कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि ये बस लंबे अरसे तक वो रहेंगे। इंतखाब में वो मुंतखब होते थे और बाकायदा मुस्लिम लीग की काउंसिल होती थी, बाकायदा उनके इलेक्शंस होते थे। अब किसी पार्टी का कोई रिकॉर्ड नहीं है। जमात इस्लामी का रिकॉर्ड है, वो कहते हैं, लेकिन जमात इस्लामी में आप उम्मीदवार नहीं बन सकते। लेकिन जमात इस्लामी की हालत भी तो देख लेना, जहां बाकायदा इलेक्शन हो रहे हैं, कभी सीट तो मतलब नहीं, लेकिन बहुत अच्छा नहीं है। नहीं, देखिए, ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत तगड़ी है ना। वो जमात इस्लामी तो ये कहती है कि अगर लोग वोट उनको नहीं दे रहे तो लोगों की नाकामी है ना, उनकी नाकामी तो नहीं है। अच्छा, लेकिन शाम साहब एक और बात भी है कि अगर हम फ्री इलेक्शन जमातों में करवाते, जैसे अब इंडिया में करवाते हैं, इंडिया में करवाए, लेकिन कांग्रेस, नेहरू खानदान जो है वो कांग्रेस के ऊपर बदस्तूर हावी है। ये बात यह है कि इलेक्शन होने चाहिए। अगर लोग अपनी मर्जी से किसी को, नवाज शरीफ साहब को चुन लें, इमरान खान साहब को चुन लें, शहबाज शरीफ साहब, ये तो उनको हक है ना। अब ये कैसे आप रोक सकते हैं कि आप इनका बेटा नहीं चुनेंगे, इनका भाई नहीं चुनेंगे, इनका भतीजा नहीं चुनेंगे। और देखिए, हमारा एक खास मजाज है यहां, हम एक बादशाहत से निकले हैं। ये सोनिया गांधी अगरचे इटालियन थी लेकिन आकर लीडर बन गई, बिल्कुल, और उसके बगैर चारा नहीं नजर आया। आप उसे देखिए वहां क्या हुआ बांग्लादेश में, वहां खालदा जिया, जनरल जियाउर रहमान की बेगम, और फिर हसीना वाजिद, शेख मुजीबुर रहमान की बेटी। तो वहां भी इस तरह की लीडरशिप चल रही, यहां भी चल सकती है ये, लेकिन उसको बाकायदा इंतखाबात के जरिए से इलेक्ट होना चाहिए। अगर लोग यही गोली खाना चाहते खाने दें उनको। अच्छा शमी साहब, वैसे अभी रिसेंटली पीएमएलएन के भी इलेक्शन हुए हैं और बाद अब कहते हैं कि पीपल्स पार्टी में भी कुछ नामजदगियों का सिलसिला देखा नहीं है वहां। डू यू थिंक ये इलेक्शन हर जगह बिला मुकाबला और बिला मुकाबला हुए, हर जगह जो लोगों ने शोर मचाया, वर्कर्स ने उसके ऊपर एहतजाज किया। तो ये लोग, असल में ये पार्टियां कहती हैं कि अगर हम इलेक्शन कराएंगे तो पार्टियों के अंदर धड़ेबंदी हो जाएगी, इंतजार पैदा हो जाएगा। तो फिर मैं उनको कहता हूं, अगर ये बात आपकी दुरुस्त है तो फिर मुल्क में भी इंतजार पैदा होना चाहिए इलेक्शन से, उसको भी खत्म कर दे। तो अगर मुल्क में आप इंतजार बर्पा करना चाहते हैं, अपनी पार्टियों में नहीं करना चाहते, ये कौन सी मंतक अच्छा, है? ये जो कैफियत है आप इसको इंतजार नहीं कहते? नहीं, इसका मतलब फिर इलेक्शन नहीं होने चाहिए। शाम साहब, जनरल मुशर्रफ की पाकिस्तान आमद पे बात करनी है और मंसूर एजाज साहब भी पाकिस्तान नहीं आ रहे, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन वक्त होगा एक ब्रेक का। 630423636810 पर आप कॉल भी कर सकते हैं। देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। जनरल मुशर्रफ साहब ने अपनी आमद जो है पाकिस्तान मौखर कर दी। शाम साहब, आपने उन्हें डरा दिया था, आपने कहा था वो चूहा आता है खिड़की की तरफ रोटी के चक्कर में और फिर खिड़की में फंस जाता है, उन्हें ये मिसाल से डरा दिया। देखिए, मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ है, मैं तो चाहता था कि वो यहाँ आते और खिड़की बंद हो जाती ताकि उनका शान इस्तकबाल होता। लेकिन मुझे तो ऐसा लगा जैसे फवाद चौधरी साहब थे, वो इस्तीफा दे गए।
50% पार्टी थी उनकी। तो वो इसका मतलब है सारा ये ड्रामा उनका इस्तीफा लेने के लिए रचाया गया था। एक बात बताऊं जी, एक तो वो डर गए माशाल्लाह, और दूसरे ये है कि उनका कोई काम ऐसा नहीं है जो उन्होंने अकेले किया हो। जनरल मुशर्रफ साहब ने, हाँ, जनरल मुशर्रफ साहब ने वो तो दोनों ने मिलकर किए हैं, लेकिन जनरल मुशर्रफ के हर काम में और हर इकदाम में कोई ना कोई और भी शरीक है। अच्छा, चौधरी बरादरान नहीं, के तौर पे आप थोड़े बहुत मैं किसी कईयों के तो नाम भी नहीं ले सकते सवालात, तो वो जो शरीक हैं उनको भी तो कुछ ना कुछ ग्रां गुजर रहा है ना उनका आना। बिल्कुल ठीक है कि वो आके बयान उन्हीं के खिलाफ दे दें। जी। अच्छा शामी साहब, मंसूर एजाज साहब भी, हाँ, मंसूर एजाज और परवेज मुशर्रफ एक ही तरह के हैं। वो मंसूर एजाज जो है वो भी हमारी एक, जिस तरह उसको हमारी एजेंसियों ने अपनी आंख का तारा बनाया है, मैं तो जब से ये काम शुरू हुआ मैं बार बार कह रहा हूं भाई ये शख्स जो है बेएतबार शख्स है, मशकूक शख्स है, ये मजे ले रहा होगा आपके, जैसे उनकी एक आई है ना, वो एक वीडियो आई है जी जी, उसी तरह से आप वो जनाब वो मजे वहां ले रहे हैं और फिर एजेंसियों के साथ भी ले रहे होंगे कि क्या ये मुल्क जो है इसमें किस तरह के लोग बैठे हुए हैं। लेकिन ये हमें सोचना चाहिए कि हमने किस किस्म के आदमी को क्या कर दिया। हम अगर सोचने के काबिल होते तो ये इस नतीजे पे पहुंचे जो आप पहुंचे हुए हैं। बेल्जियम से एक कॉल है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम जी, बात कर रहा हूँ बेल्जियम से। फरमाए जनाब। जी शामी साहब से एक सवाल है कि एनआरओ का केस तो तकरीबन ओपन हो गया है, इसमें सरदारी का केस उन्होंने ओपन किया है, लेकिन इसके जो बाकी जो केसेस है खासकर एमक्यूएम से जो ताल्लुक रखते हैं, शतुलबाद से जो ताल्लुक रखते हैं, उस पर ना मीडिया वाले कुछ बोलते हैं ना अदलिया वाले कुछ बोलते हैं, तो इसके बारे में जरा फरमाइए और कौम को आगाह करें। देखिए, एनआरओ की वजह से जो मुकदमे मुअत्तल हुए थे या बंद हुए थे वो खुल रहे हैं। अगर कोई दूसरा मुकदमा है तो वो अदालतों में होगा और वो भी चलता रहेगा। वो जब एनआरओ वाले केस चल रहे हैं तो वो मुकदमा भी देख लेंगे, लेकिन वो ये मुकदमे खुले रहेंगे और उसके बाद जब वो सदर नहीं रहेंगे तब ये चलाए जा सकेंगे। कोई मुकदमा उनके सदर रहते हुए चलाया नहीं जा सकता। खत का मामला मुख्तलिफ है। शामी साहब, कई असहाब सदर नहीं है लेकिन उनके खिलाफ फिर भी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, जिनकी तरफ वो इशारे कर रहे हैं। अमजद साहब है गोजरा से हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी जी अमजद साहब। शामी साहब वालेकुम, अमजद बात कर रहा हूँ गोजरा से। जी माशाल्लाह। शामी साहब, आपने बहुत अच्छी बात की कि अदालतों के बाहर जो है वो नाराबाजी कतई तौर पर नहीं होनी चाहिए। उम्मीद है कि वकला हज़रात आपकी इस बात पर जरूर अमल करेंगे। और शामी साहब, जैसा कि इस बात पर बहुत जोर दिया जा रहा है कि सदर साहब को आईन पाकिस्तान ने इस्तिस्ना दे रखा है, लेकिन जनाब आईन पाकिस्तान ने इस मुल्क के गरीब अवाम जो जब से पाकिस्तान बना है पिसते ही चले आ रहे हैं और हुक्मरानों के जुल्म का शिकार चले आ रहे हैं। देखिए, ने बहुत से हकूक दे रखे हैं, देखिए उन पर ये इतना जोर दे के बात नहीं करते जितना जोर जी अमजद साहब के आर्टिकल पर देते हैं। आपका फरमाना बजा है, लेकिन एक बात याद रखें कि जो पाकिस्तान बनते वक्त गरीब थे उनमें से बहुत कम आज गरीब हैं, वो सारे अमीर हो चुके हैं। ये गरीब नए हैं, हालात में बेहतरी आ रही है। हाँ जी। शामी साहब, ज़ुहैब अख्तर साहब हैं, ये कहते हैं कि जनाब पाकिस्तानी प्रेसिडेंट एंड गवर्नर ने फेसबुक पे लिखा है कि कम्युनिटी क्यों हासिल है, क्वेश्चन मार्क, क्या वो नॉर्मल सिटीजन नहीं है या वो अब नॉर्मल है? वो इसलिए कि जब वो सदर और गवर्नर होते हैं तो वो कोई काम नहीं करते अपनी मर्जी से। ठीक है, वो वजीर आजम की या वजीर आला की एडवाइस पर अमल करते हैं, इसलिए पार्लिमानी तर्ज हुकूमत में उनको ये तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है, जैसे वो कहते हैं। और सदारती तर्ज हुकूमत में भी कई जगह मिला हुआ है, लेकिन पार्लिमानी तर्ज हुकूमत में इसकी तौजी ये है, और इसीलिए वो कहते हैं ना, क्वीन कैन डू नो रॉन्ग। अच्छा, मलका कभी गलती नहीं करती। तो गोया हम भी कहें जरदारी कैन डू नो रॉन्ग। हाँ, एज फार एज ही इज प्रेसिडेंट। जी, मलिक सदीक साहब है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मुजीबुर रहमान शामी साहब से भी अर्ज सलाम है। फरमाएं जनाब। और अदब के साथ, मेरे किसी के ऊपर कोई इल्जाम नहीं है, हुक्म करें आप, फरमाएं। लेकिन मेरा एक थोड़ा सा बहसियत पाकिस्तानी एक हक है
जी जी, आप उसे इस्तेमाल तो करें। जी, पाकिस्तानी आइन के आर्टिकल 248 के तहत हर सदर को इस्तिस्ना हासिल है। क्या ये कुरान और सुन्नत के मुनाफी है कि नहीं? मैंने आपको क्या पहले इससे साबित होता है सर, एक मिनट सुन लें पहले, क्या इससे साबित होता है कि गरीब के लिए कानून और है, नहीं। बड़े के लिए और है? इससे क्या मुआशरा नहीं बिगड़ता? नहीं, जी मैंने सिद्दीक साहब, खुलफाए राशिदीन की मिसाल हमारे सामने मौजूद जी है। सिद्दीक साहब, मैंने पहले भी अर्ज किया है कि तमद्दुन की तरक्की की वजह से या तब्दीली की वजह से मुख्तलिफ लोगों की अदालतें मुख्तलिफ हो गई हैं। यानी जजों की अदालत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, वकीलों के खिलाफ कार्रवाई का हक पाकिस्तान बार काउंसिल को है। इस तरह मीडिया के बारे में एक प्रेस काउंसिल कायम कर दी गई है। तो इसी तरीके से सदर मुमलकत के खिलाफ कार्रवाई के लिए एक अदालत बनाई गई है, वो पार्लियामेंट की अदालत है। पार्लियामेंट उनके खिलाफ कार्रवाई करती है, तो वो अदालत से बालतर नहीं है, उनकी अदालत मुख्तलिफ है दूसरे हजरात की तरह, जैसे बहुत से दूसरे तबकात हैं। लेकिन शाम साहब, मेरा ख्याल है कि जो बुनियादी कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा, बहुत से सवाल जैसे अभी बहुत से आ रहे हैं, फेसबुक पे भी आ रहे हैं, वो ये है कि क्या पार्लियामेंट अपने अदालती इख्तियारात अदा कर सकती है अगर आसिफ अली जरदारी का केस वहां पे आए? किसी का भी हो, देखिए अदालत जो है वो इख्तियारात इस्तेमाल करेगी उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए जब तक वो सदर हैं, और जब सदर नहीं रहेंगे तो आम अदालतें जो हैं वो इख्तियारात इस्तेमाल कर सकेंगी। अच्छा, खान भाई साहब हैं, इन्होंने कहा है कि जी ये जरदारी साहब कब जाएंगे? इन्होंने अल्फाज थोड़े से सख्त इस्तेमाल किए हैं। जब उनके खिलाफ कार्रवाई होगी तो चले जाएंगे। पार्लियामेंट उनके खिलाफ अदम एतमाद कर दे या आने वाले इंतखाबात में लोग उनको वोट न दें, जो उनका अरकान असेंबली हैं। नोमान साहब है फैसलाबाद से हमारे साथ। जी नोमान साहब, वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, अरशाद फरमाएं। साहब, हमने ऐसी जमहूरियत को क्या करना है? मैं मजदूर हूँ, एक फैक्ट्री में काम करते हुए मेरा दायां बाजू कट गया है, और मैं गवर्नमेंट को इतनी बातें दी हैं, वज़ीर आज़म पंजाब को भी और वज़ीर आज़म साहब को भी, मगर कहीं से मेरी सुनवाई नहीं होती। और फैक्ट्री में मैं काम करता हूँ, क्या करूँ? फैक्ट्रियाँ भी अब बंद हो गई हैं। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। आप अपनी पूरे कवायफा में भेजें। जो लोग माजूर हो जाते हैं, जो लोग ट्रैफिक के हादसा की में अपाहज हो जाते हैं, जो फैक्ट्री में काम करते हुए लाचार हो जाते हैं, कानून ऐसा बनना चाहिए कि वो फैक्ट्री मालिकान या हुकूमत उनको फराहम करे रिस्क का सामान, और ये बैतुल माल की जिम्मेदारी है। अगर कोई सुन रहा हो तो इनकी बात सुने और इनके लिए वजीफा मुकर्रर किया जाए। इसहाक साहब हैं आज़ाद कश्मीर से। जी इसहाक साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, ये शामी साहब से सर बात कर रहा हूं। हाँ जी, मैं जी कर रहा जी हूं जी, आप कर रहे हैं। फरमाएं। जी सर, शामी साहब, ये जो आजकल ये जो सिलसिला हुकूमत का के दरमियान, ये सदर का कभी इख्तियारात, कभी वज़ीर आज़म के, ये सब झमेले खत्म नहीं हो जाते अगर इस्लामी कवानीन का नफाज हो जाए? कहीं दहशतगर्दी है, कहीं कुछ है, ये इस्लाम में सबका हल मौजूद है। देखिए, हमारा दस्तूर जो है वो इस्लामी है, उसमें लिखा हुआ है कि कोई कानून इस्लाम के खिलाफ नहीं बन सकता। हमारे वफाकी शरई अदालत मौजूद है, वो हमारे कवानीन पर नज़रसानी का इख्तियार रखती है इस्लामी तालीमात की रोशनी में। लेकिन मामला ये है कि काम तो बंदों ने करना है ना भाई। कानून इस्लामी हो या दूसरा हो, नाफिज तो इंसान करेंगे ना। तो अगर हम सब लोग अपने ऊपर इस्लामी हदूद क़यूद नाफिज कर लें तो हमारा मुआशरा तो जन्नत बन जाएगा। इब्ने शब्बीर साहब हैं, ये कहते हैं कि जी आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आप देखते हैं कि पाकिस्तान के हालात कब तक ठीक होंगे? जब हम ठीक हो जाएंगे हालात भी ठीक हो जाएंगे। लेकिन शाम साहब, अगर हर शख्स अपने आप को ठीक कर ले, हम असल में हर शख्स ये चाहता है कि दूसरा ठीक हो जाए और मैं वैसे का वैसा रहूं। लेकिन शाम साहब, हमारी तो बड़ी मासूमाना ख्वाहिश है कि हम चाहते हैं कि यूसुफ रज़ा गिलानी ठीक हो जाए, मियाँ शहबाज शरीफ ठीक हो जाए, सदर साहब ठीक हो जाए। मेरा ख्याल जो थोड़ी सी अपना दायरा इख्तियार जो है उसमें हम अपने आप को ठीक कर लें और फिर इनको ठीक करें। शाम साहब, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी नई खबरों के साथ और फिर शाम साहब के नुक्ता नज़र के साथ। आज के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।